Good evening, sir. Yeah, yeah, good evening, good evening. I love students to speak. Yeah, what I'm saying कि in morning session I had gone with विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एज है, अगर उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अभी शायद अपलोड नहीं हुआ, 95% प्रोसेस का दिखा रहा था। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रोमांटिक इरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उसमें से ज्यादातर चीजें कल हम लोगों ने कवर किया था। तो इस क्लास में चूंकि हमने विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ राइटर लिया हुआ है, तो एज अ राइटर के नाते जो है कल जो चीजें व्हाट वी हैव टेकन यस्टरडे, व्हाट वी हैड टेकन, रिमेंबर दैट कि उन्हीं सारी चीजों को जो है हम आगे बढ़ाएंगे या उन्हीं सारी चीजों को लेकर के। तो खासकर आज जो है हम लोग जो बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी करियर को लेकर के कि वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी करियर में क्या क्या है। वर्ड्सवर्थ लिटरेरी करियर, या रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ लिटरेरी करियर, तो वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी करियर को भी जैसे शेक्सपियर का लिटरेरी करियर डिवाइड किया गया है, जैसे हमने देखा जॉन मिल्टन का लिटरेरी करियर डिवाइड किया गया है, वैसे वर्ड्सवर्थ का भी लिटरेरी करियर डिवाइड किया गया है। और उसमें जो है जो एक सबसे पहला जो पीरियड है वो अर्ली आर इमेच्योर पीरियड, द फर्स्ट पीरियड इज अर्ली आर इमेच्योर पीरियड। वर्ड्सवर्थ का जो लिटरेरी कार्य डिवाइड किया गया उसमें से जो पहला पीरियड है वो अर्ली आर इमेच्योर पीरियड फ्रॉम 1788 टू 1793, 1788 से लेके 1793 ईस्वी तक। अब इसमें ये चीज है कि जैसा इसका नाम ही है कि इमेच्योर पीरियड, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी पोयम या बहुत इंपॉर्टेंट पोयम आई होगी, नो नॉट एट ऑल। यहाँ पे कुछ पोयम्स है जिसका मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, ये इसी के अंदर ही है, जिसमें से एक पोयम द वैली ऑफ इस्थावेट, दूसरी पोयम एन इवनिंग वॉक, और थर्ड पोयम डिस्क्रिप्टिव स्केच। Descriptive skill. So remember that when you talk about Wordsworth's literary career, his literary career divided into these periods, means the given period. The first is early or immature period. It covers the period from 1788 to 1793. It has what? It has the following poems: The Valley of Isthavet and Evening Walk, Descriptive Sketch. Number two period उनका है second period, the period of gloom. The period of gloom, it covers the period from 1794 to 1797, 1794 to 1797. In this period you find some important works. Sir, board is not visible. Board is not visible. क्यों बोर्ड नहीं नजर आ रहा? No sir, it's okay. It's visible. Guilt and sorrow. आई थिंक कि परहैप्स नीलम मैडम आप एक बार उसको टच करिए अपनी स्क्रीन को, या जो है आपने अपडेट किया है उसको, क्या नाम है जो आपका ऐप है आपने उसको अपडेट किया है? दूसरी चीज, आवाज मेरी साफ जा रही सबको? या ओके, आवाज मेरी सबको साफ जा रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड को लेके? क्योंकि फैन चल रहा, फैन की आवाज तो उसमें नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं आपको आवाज से दिक्कत हो? नो सर। ओके ओके। सो नाउ द पीरियड ऑफ ग्लूम, जो ये द पीरियड ऑफ ग्लूम है, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट एंड यू फाइंड व्हाट कि द पीरियड ऑफ ग्लूम, इसमें एक आपका क्या है, गिल्ट एंड
सारो। अगर लाइट से प्रॉब्लम हो रही तो मैं लाइट ऑफ कर दूं? लाइट नो सर, शाइनिंग तो प्लीज। नहीं पड़ रहा बोर्ड पे, ब्राइटनेस तो नहीं है? No, sir, it's okay. सर सही है ओके सर। ओके। सो सेकेंड पीरियड क्या है? सेकेंड पीरियड द पीरियड ऑफ ग्लूम, दैट इज 1794 टू 1797। इसमें एक उनकी पोयम है गिल्ट एंड सारो, और इसी में उनका एक ट्रेजेडी आया हुआ था जिसका नाम है द बॉर्डर्स। द बॉर्डर्स। नाउ सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर कि क्या क्या चीजें हैं। अब जब हम उस पर बात करते हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ लिटरेरी करियर, जो 4 भागों में है। अभी तक हमने दो पार्ट को लिया हुआ है। अर्ली और इमेच्योर पीरियड, दिस अर्ली और इमेच्योर पीरियड इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1788 टू 1793, यहां तक है। इसमें कौन कौन सी पोयम आई है? द वैली ऑफ इस्थावेट है, एंड इवनिंग वॉक है, डिस्क्रिप्टिव स्केच है। दूसरा द पीरियड ऑफ ग्लूम 1794-1797। एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि द पीरियड ऑफ ग्लूम इसलिए कहा गया कि इसमें जो पोयम है GUILT होना चाहिए था, देयर शुड बी गिल्ट एंड सारो। दिस इज GUILT, गिल्ट एंड सारो। So what I want to say, when you talk about this particular period, you find what? You find guilt and sorrow, you find the border. जो border उनका है या क्या है? The border is a tragedy, a drama. The borders. So these things you find. Now what I want to tell you कि इसका मतलब आपने whatever you have read, जो अभी सिलेबस में आपने काफी कुछ वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, बट यू विल गेट कि वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कोई भी पोयम या कोई भी वर्क जो फर्स्ट पीरियड में सेकंड में आया हुआ है, यू डिडंट स्टडी इन अ डिटेल्ड वे या नॉट डिटेल्ड वे, यू डिडंट स्टडी। यू विल फाइंड दैट कि उनका जो थर्ड पीरियड है जिसकी शुरुआत लिरिकल बैलाड से होती है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे उनका सारा का सारा वर्क आता है। इफ यू हैव नोटेड इट, लेट मी नो, हम लोग थर्ड पीरियड पे बात करें। सर कंप्लीट है सर। Okay. एंड नाउ यू सी कि उनका जो थर्ड पीरियड रहा है, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। सारा वर्क इसी में होता है। जो क्वेश्चंस आपका टीजीटी पीजीटी का ज्यादातर आता है वो यहीं से आता है। और वो पीरियड कौन सा है? द ग्लोरियस डिकेड। द ग्लोरियस डिकेड। एंड यू फाइंड कि दिस ग्लोरियस डिकेड 1798 से 1807, द ग्लोरियस डिकेड 1798 से 1807। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लिरिकल बैलड 1798 में। लिरिकल बैलड के अलावा यू फाइंड द प्रील्यूड, now the next is Ode on the Intimations of Immortality. Ode on the Intimations of Immortality. Immortality. Next, Tintin Away. Next, Ode to Duty. Next, Michael Lucy poems. So in this way you find these things. Again I would like to repeat कि the glorious decade, जो आपका glorious decade है, ये थर्ड पीरियड का हिस्सा है। ज्यादातर वर्क आपका यहीं से आता है।
1798 टू 1807 कितना इंपॉर्टेंट रहा 1798 अगर आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 साल का पीरियड था और इस 10 साल के पीरियड में लिरिकल बैलाड आया। द प्रील्यूड उनका ऑटोबायोग्राफी है जो 1805 में लिखी जाती है और 1850 में पब्लिश होती है उनके मरने के बाद। वोट ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है जो 1807 में आती है। टिंटन अबे 1798 में आई हुई है पोयम, फर्स्ट वॉल्यूम में ही। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। यहाँ पे एक और चीज मैं जरूर लिखना चाहूंगा कि इन सब के अलावा प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स 1800, ये भी इसी पीरियड में। तो अगर ये चीज आता है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स कब आता तो भी आपका कब है 1800। सो इन दिस वे यू फाइंड कि most of the important poems which you have read, which I have read, which you and I have gone, especially poems related to William Shakespeare, it falls in the third period of his literary career. And the third period of his literary career already it has been addressed as the glorious decade from 1798 to 1807. So in this way, and here I would like to tell you कि हम सारे लोगों को जब भी स्टडी करेंगे तो लिरिकल बैलाड पे बात करना है, द प्रील्यूड पे बात करना है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी पे, टिंटन अबे पे बात करना है, ओड टू ड्यूटी पे बात करना है, माइकल पे, लूसी पोएम्स, तमाम चीजें। अब आप कहेंगे कि तो छूटा क्या है, तो इसमें छूटा कुछ नहीं है, हम सबको इस पे बात करना है। इसके अलावा भी छोटी छोटी पोएम्स है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पे बात करना है, लंदन जो उनका सोनेट है उस पर बात करना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट जो है जिसको डडन सोनेट, रिवर डडन के नाम पर है, जो उनका इक्लेसियास्टिकल सोनेट है उस पर भी थोड़ा बहुत बात करनी है। एक्सकर्जन उनका जो पोयम है उस पर बात करना है। द बॉर्डर उनका जो ट्रेजिडी है उस पर बात करना है। डैफोडिल पे बात करना है। एजुकेशन ऑफ नेचर पे बात करना है। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम की पोयम जो उन्होंने द प्रील्यूड से उठाया है उस पे लेकर के बात करना है। सो यू फाइंड दैट कि जब आप उनके वर्क को लेकर के बात करेंगे या जब आप उनके डिटेल स्टडी को लेकर के बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि क्या क्या बात करनी है। तो जो जो बात करनी है वो सब चीजें हैं, लेकिन हर आदमी को लिरिकल बैलड पे बात करना चाहिए, द प्रील्यूड पे बात करना चाहिए, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी पे बात करना चाहिए, टिंटन अबे पे बात करना चाहिए और प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। ये 5 वर्क है जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी कल हम लोगों ने उनकी वाइफ को लेकर, उनका लाइफ को लेकर के, उनका जर्नी को लेकर के, कॉलेज से उनका रिलेशन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ से उनका रिलेशन, और आज मॉर्निंग की क्लास में खास करके उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया था। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अनडाउटली, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएगा वो यहाँ पर जो उनकी पोयम से रिलेटेड है, इस पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें हैं। तो नाउ अब उनका अगर इफ यू हैव डन तो लेट मी नो, मैं 4th पीरियड पे बात करूं। Yes, sir, done it. ओके, now when you talk about the 4th period then remember that कि this 4th period, ये जो 4th period है इसको किस नाम से जाना गया है और क्या क्या चीजें आई है, क्या इसमें कोई चीज काम की है या नहीं है या सब ऐसे ही रखा गया है। जब आप 4th पीरियड की बात करते हैं तो उस 4th पीरियड में द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, this the period of decline, it covers the period from 1808 to 1850, 1808 to 1850, the period of decline। और इस द पीरियड ऑफ डिक्लाइन में अगर आप देखेंगे कि उनका जो भी क्रिएशन है वो 1807 के बाद ही शुरू होता है, लेकिन उन्होंने अपने डिक्लाइन को ही लेकर के बात किया हुआ है। कुछ नैरेटिव पोएम्स वगैरह और सॉनेट्स वगैरह उसके उनके रहे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सम नैरेटिव पोएम्स एंड सॉनेट, some narrative poems and sonnets।
some narrative poems and sonnets you find this era या this time, आप उसको पाते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जो चीजें, चूंकि उन्होंने एक सिग्नल दिया था, वो डन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी जो उनकी पोयम आई थी, उसी में उन्होंने सिग्नल दिया था कि यह एक क्लू देते हैं कि हिज लिटरेरी टैलेंट आप कह सकते हैं या लिटरेरी एट्रीब्यूट्स इज अबाउट टू डिक्लाइन। उनका जो लिटरेरी एट्रीब्यूट्स है इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ऐसा उनको लगा था। इसीलिए जब वो पोयम वो डन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी हम या आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट दीज थिंग्स। तो जो पीरियड ऑफ डिक्लाइन है 1808 टू 1850, ये चीज आपका क्या है कि सम नैरेटिव पोएम्स एंड सॉनेट्स इसमें आया हुआ है। अब आपको नोट करके कुछ चीजें लिखनी है। नोट करके जो आपको लिखना है कि ही गॉट, कल ये बात हो चुकी थी लेकिन फिर भी, ही गॉट लाउरिएटशिप इन 1843। दूसरा चीज, he is known as high priest of nature। He is known as high priest of nature। He presented external, internal and philosophical beauty of nature। Beauty of nature। He found solace, comfort, joy, pleasure, calm, warmth, tranquility in the lap of nature। In the lap of nature। Next, his appeal was to submit himself या herself in nature। कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी पोयम की खासियत है, आप इस हर जगह मिलेगा। एक चीज उन्होंने क्या कहा था कि एक तो ही गॉट लाउरियरशिप, एक कॉमन पॉइंट है, रॉबर्ट सदे के बाद वो ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस, नथिंग न्यू एट ऑल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, उनका जो फिलॉसफी है कि ही इज नोन एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर रिफर्स टू कि हाउ हैज ही डिपिक्टेड नेचर। नेचर in his view is a guide, guardian, caretaker, nurse, whatever the word you want to use, कि वो जो है वहां पे रहे। So what I want to tell you, when you talk about especially William Wordsworth, you ultimately find, yeah, you ultimately get कि if he says that, yeah, the critics say कि he was the high priest of nature, then there are some reasons, because as nature has been presented in his work, nowhere you find। और खास करके जिस तरह से उन्होंने नेचर का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, एक्सटर्नल इंटरनल फिलोसफिकल ब्यूटी ऑफ नेचर, ही फाउंड सोलेस, कंफर्ट, जॉय, प्लेजर, काम, बाम, ट्रैंक्विलिटी इन द लाइफ ऑफ नेचर। हिज अपील वाज टू सबमिट हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन द लाइफ ऑफ नेचर। अभी और भी पॉइंट है, इफ यू हैव नोटेड इट तो लेट मी नो। इरेज कर दे। Yes, sir. Erase it. So please don't, sir, fixed point मत erase करिएगा। अच्छा, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सर हो गया सर।
हेलो जी। सर, आपका जो स्केच है सर वो डार्क नहीं है क्या? स्केच डार्क नहीं है, डार्क तो है क्या? बहुत क्लियर नहीं नजर आ रहा है क्या? सर डार्क तो नहीं दिख रहा बट लाइट में दिख रहा है। डार्क होता सर तो एवरी वर्ड क्लियर हो जाते हैं, जैसे लाइट हो रही है तो। नहीं स्केच पूनम अपनी और क्वालिटी मोस्टली इट बढ़ाइए इज मोबाइल क्लियर, की, क्वालिटी बढ़ाइए, हो जाएगा। मोस्टली इट इज क्लियर सर। ओके, कोशिश की गई डार्क ही रखा गया है, डार्क ही है। और अभी स्केच तो बस कल ही यूज हुआ है, आज और कल 2 दिन। सो इसीलिए आई सर वॉज अभी बहुत टेलिंग यू पतला व्हाट आई चलेगा। हाँ, आई वॉज टेलिंग यू कि वर्ड्सवर्थ का जो ये लिटरेरी करियर था या वर्ड्सवर्थ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसमें 4 पीरियड में बांटा गया। फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने लेकर के बात किया। नाउ यू विल कम टू नो कि एक और पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, कि 6th पॉइंट जो होगा कि वर्ड्सवर्थ presented nature as guide, guardian, caretaker, and nurse. These things you find when you talk, then you come to know कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को गाइड के रूप में, गार्डियन के रूप में, केयरटेकर के रूप में, नर्स के रूप में देखा हुआ है। दूसरा चीज की नेचर एज फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड ऑफ पीस, calm and tranquility. Nature as fountain, F-O-U-N-T-A-I-N, fountain head of peace, calm and tranquility. These things you find कि वो एक तरह से फाउंटेन हेड के रूप में आते हैं। नेचर एज फाउंटेन हेड ऑफ पीस, काम एंड ट्रैंक्विलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पैंथिज्म, P-A-N-T-H-E-I-S-M, पैंथिज्म and mysticism. Use of blank words. Next, use of blank words. Constructive approach of nature. Approach of nature. Countryside setting. बारह, democratic spirit. 13, subjectivity or impersonality. 13 में subjectivity or impersonality. So these things you find. I would like to discuss with you कि when you go with these points कि Wordsworth presented nature as guide, guardian, caretaker and nurse, nature as fountain head of peace, calm and tranquility. When you go with these points, always remember that you are telling the basic characteristics of his poem. एंड यू फाइंड पैंथिज्म, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पैंथिज्म एक तरह का दर्शन है जिससे कहा जाता है गॉड इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज गॉड, की ईश्वर कण कण में विराजमान है। मिस्टिसिज्म का मतलब टू बिलीव इन अनबिलीवेबल थिंग्स यू सी। ब्लैंक वर्ड्स का यूज है पता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ गॉड या नेचर का देखते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे नेचर का कभी भी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। एंड दिस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीन्स कि नेचर
उनके लिए बड़ा मायने रखते हैं। नेचर मायने के रखने का मतलब कि नेचर जो है गाइड है, गार्जियन है, केयर टेकर है, नर्स है। नेचर की दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा है, कोई चीज बुरा नहीं। उन्होंने इसी एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो और राइटर्स हैं उन्होंने इसके अलावा भी नेचर का, खासकर विलियम ब्लेक ने अपनी पोयम द टाइगर और लैम्ब ने दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों अप्रोच को लिया हुआ है। तो सच थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेटिक स्पिरिट वो होता है कि हर आदमी की आवाज बनना। उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर सोसाइटी, पार्टिकुलर क्लास को महत्व दिया, नो नॉट एट ऑल। उन्होंने गरीबी या गुर्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी लिखा, उनके बारे में काम किया। खासकर द सॉलिटरी रीपर हो गया, जो पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है उनको भी लिखा। और उन्होंने कहा कि जो पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है वे भी मुझे जो क्या करते हैं, उनसे उनमें मुझे जो है एक तरह से कह सकते हैं जॉय और प्लेजर। ही फाइंड्स प्लेजर इन स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, इन द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, इन द पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ट्रिफल ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे, डैफोडिल पे लिख रहा है, कुकू पे लिख रहा है, दिस थिंग्स ही फाइंड्स प्लेजर या सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। दूसरा चीज सब्जेक्टिविटी और इम्पर्सनैलिटी। उनकी पोएम में सब्जेक्टिविटी और इम्पर्सनैलिटी है। वो जो लिखते हैं ऐसा नहीं है कि वो जो है दूसरे को लेकर के थर्ड पर्सन को नहीं रखेंगे। रीडर और राइटर के बीच में, मतलब उनके बीच में, रीडर के बीच में कोई आएगा नहीं। जो उनकी इमोशंस है, फीलिंग्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के वो डायरेक्ट रखेंगे। यू विल नॉट फाइंड की दैट लाइक टी.एस. एलियट उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक को बात की। उनका कहना है कि जो मेरे थॉट है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, आई विल डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट टू आवर रीडर्स। वो अपने रीडर्स को डायरेक्टली उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को स्वीकार नहीं करते। तो दिस थिंग यू फाइंड। तो अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो मैं इसे इरेज किया और आगे बढ़ूं। सबने नोट किया? सब लोगों ने नोट कर लिया? जी जी सर, ट्रैंक्विलिटी मींस ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी जो है एक जो वर्ड आया हुआ पीस, काम, बाम का, आप ये समझिए कि जो शांति होती है, मन की शांति या आत्मा से रिलेटेड जो शांति होती है, उसका शांति का एक, आप कह सकते हैं कि जो पराकाष्ठा अगर कहा जाए, जो एक ऐसी शांति जो बिल्कुल जो है, आप उसको ये ना कहिए कि दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्डली थिंग्स, नो नॉट एट ऑल। स्पिरिचुअलिटी का जो कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई है, सच अ टाइप ऑफ शांति विच यू फाइंड, यू कैन जस्ट एसोसिएट दैट थिंग विद द वर्ड ट्रैंक्विलिटी। उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया कि काम, बाम एंड ट्रैंक्विलिटी, दिस इज यू फाइंड। जी थैंक्स सर। सब्जेक्टिविटी और इम्पर्सनैलिटी दोनों सेम मीनिंग है? हाँ, सब्जेक्टिविटी और इम्पर्सनैलिटी दोनों सेम मीनिंग है। सब्जेक्टिविटी और इम्पर्सनैलिटी दोनों एक ही चीज है, बस वर्ड आप समझिए अलग है। उसमें यही होता है कि देयर इज द वर्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। उनके बीच में कोई तीसरा नहीं है। राइटर अपनी बात को रीडर से डायरेक्ट शेयर कर रहा है, वो उससे डायरेक्ट कहता है। दैट इज द सब्जेक्टिविटी। अब उसके बाद ये आता है कि अगर मैं आपसे जनरली डिस्कस करूं, कुछ पोएम्स आपने पढ़ा भी है, ऐसी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि व्हाट डू यू फाइंड, जब आप वर्ड्सवर्थ को लेके बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ का अपना एक, उन्होंने एक अलग दुनिया जैसे बताई कि कोटली मैनर से, सिटी लाइफ से पोएम को उन्होंने शिफ्ट किया विलेज एरिया में, वहां पे ले जाते हैं। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन, एक अच्छा चीज है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट लाते हैं, ये भी गरीब आदमी की आवाज बनते हैं, ये भी दैट्स अ गुड साइन अनडाउटली। But one thing I would like to tell you कि if you have gone with the poem, the world is too much with us. In the poem, the world is too much with us. What do you find? That's a sonnet, Petrarchan model of sonnet. In that poem, you find what? You find that Wordsworth has criticized the materialistic life, the people of his age who were only busy to earn and spend money. They were not giving time to nature, natural object. They don't have to behold the beauty of nature. In that sonnet, you find that Wordsworth criticizes such people. So what I want to say कि Wordsworth कितना शार्प थे, कितना ऑब्जर्व करते थे चीजों को। एंड यू विल कम टू नो कि वो उस सब चीजों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उन्होंने एक और पॉइंट, अगर आप 14th पॉइंट की बात करेंगे तो 14th पॉइंट में ये जरूर आएगा कि वर्ड्सवर्थ criticized materialistic life. Wordsworth
criticized materialistic life in his sonnet The World is Too Much With Us. वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज मटेरियलिस्टिक लाइफ इन हिज सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक 14th पॉइंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट से क्या मतलब है कि मींस द पीपल हु वर लिविंग ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ, वो लोगों का जो लाइफ है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि दे हैव ओनली वन थिंग, व्हाट इज दैट? दे अर्न एंड स्पेंड मनी, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, दे डोंट हैव एनी वर्क, दे डोंट हैव एनी जॉब, दे आर नॉट एबल टू सी या टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो आपको ऑलरेडी पता था कि उन्होंने सोनेट लिखा, पेट्रार्चल मॉडल को फॉलो किया जिसपे ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है, राइम पैटर्न ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी, समटाइम्स सी डी सी सी डी सी। दूसरा एक चीज मैं और उनके सोनेट को लेकर जिक्र करूंगा जो आपने पढ़ा हुआ है, वो आपका 15th पॉइंट है। जब आप इस सोनेट की बात करते हैं या 15th पॉइंट को लेकर के अगर आप इस पर चलते हैं तो यू फाइंड व्हाट की एक आपको और नया पॉइंट देखने को मिलेगा कि वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम था मिल्टन और लंदन 1802। जो ये सोनेट है मिल्टन और लंदन 1802, इसमें अगर आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाइज जॉन मिल्टन। दिस सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन। मिल्टन और लंदन 1802 is the sonnet in which he admired John Milton. In which he admires John Milton. अगर उन्होंने जॉन मिल्टन को एडमायर किया हुआ है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वर्ड्सवर्थ केवल अपने जमाने को ही नहीं देख रहे हैं, अपने से पहले के जमाने को भी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहीं पर पोप को एडमायर नहीं किया, उन्होंने जो है जॉन ड्राइडेन को एडमायर नहीं किया, वो सीधे कहां पे जा रहे हैं? जॉन मिल्टन पर जा रहे हैं। अगर आपने क्या डिड यू फाइंड एनी पोयम इन विच ही एडमायर्स अलेक्जेंडर पोप, इन विच ही एडमायर्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या इन विच ही एडमायर्स जॉन ड्राइडेन? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? वर्ड्सवर्थ जो थे उस पार्टिकुलर सिस्टम के खिलाफ थे जो सिस्टम इस एज में आया था। किस एज में आया था? जॉन ड्राइडेन के एज में आया था, जो अलेक्जेंडर पोप के समय आया हुआ है, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के समय, उस सिस्टम से ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। दिस इज व्हाई you find that कि he takes John Milton as an ideal figure and says that कि Milton thou should be living at this hour. What does it indicate? It indicates that कि Wordsworth writes not only about his own people, yeah, not only about his own age, but he casts his eyes, C-A-S-T, cast means throw. He throws his eyes and just go in the past and finds John Milton as an ideal figure, not Alexander Pope, not John Dryden, not Dr. Samuel Johnson. So what I want to say, you can just see कि मिल्टन को एडमायर करने का मतलब है कि उनकी नजर में जो पोयम लिख रहे हैं वो जो है कि उनकी नजर में मिल्टन से बड़ा कोई नहीं है। अगर वो मिल्टन से बड़ा कोई नहीं तो मिल्टन को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, सम्मान दिया, और कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने बताया वह क्या था? दैट द प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड नहीं था। रेस्टोरेशन एज में जो बात बताई गई है, जॉन ड्राइडेन ने जो बताया है, अलेक्जेंडर पोप ने जो बताया है, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में जो आया वह ह्यूमन नेचर से था। दिस इज व्हाई यू फाइंड कि एक बड़ा डिफरेंस है कि वो ह्यूमन नेचर की बात नहीं कर रहे। उन्होंने जो प्रॉब्लम लिया हुआ, जॉन मिल्टन ने खुद जो प्रॉब्लम लिया, वर्ड्सवर्थ ने जो प्रॉब्लम लिया, वह ह्यूमन बीइंग से संबंधित है, पूरी मानव जाति से संबंधित है। दिस इज व्हाई इन माय व्यू ही आइडियलाइज्ड जॉन मिल्टन इन हिज सोनेट that is London or 1802। क्या इसमें ब्लू वाले में कुछ ब्राइटनेस ज्यादा है या वैसे ही चल रहा ब्लू और ब्लैक? सर ब्लू इज बेटर, brighter sir. So you brighter find than okay, so in this way you find कि मिल्टन और लंदन 1802 यह एक सोनेट है जिसमें कि उन्होंने एडमायर किया। किसका किया? जॉन मिल्टन का। मैं अभी सोनेट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं वर्ड्सवर्थ का अपना सोच, वर्ड्सवर्थ का दुनिया।
फिर उसके बाद आप ये देखेंगे, इतना ही नहीं, वर्ड्सवर्थ ने इसके अलावा जितना भी चीज है, ही रोट अबाउट petty objects of nature, petty objects of nature, and gets delight from them. Perhaps he wants to establish equality. Perhaps he wants to establish equality in society. Perhaps he wants to establish equality in society. शायद वे समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे कि कोई भी चीज नेचर की दुनिया में छोटी और बड़ी साइज में हो सकती है, लेकिन हर चीज का महत्व है। और इसी वजह से उन्होंने शायद ये दिखाने की कोशिश की कि रेस्टोरेशन एज में, एज ऑफ जॉन ड्राइडन में, जो लोग बड़े घराने के लोगों के बारे में केवल लिखते थे, उनको अकेले इंटरटेन करते थे, दे वर रॉन्ग। और यही कारण है कि वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, उन्होंने पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के बारे में लिखा। ही रोट अबाउट पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड गेट्स डिलाइट फ्रॉम देम, और वहां से उनको वो भी, परहैप्स ही वांट्स टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी। मैं जानना चाहता हूं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वर्ड्सवर्थ को कहां से मिला था? Where did he find? From the Rousseau, French Revolution. French रेवोल्यूशन से सर। Yeah, French Revolution. So what was the slogan of the French Revolution? Liberty, equality, and fraternity. Liberty, equality, and fraternity. Exactly. So these things you find. उसके बाद एक और खासियत है वर्ड्सवर्थ की जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ disregarded the concept of strict norms, comma, or correctness. Wordsworth disregarded the concept of strict norms or correctness and to imitate human nature. वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? डिसरिगार्डेड किया। किसको डिसरिगार्डेड किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। उन्होंने जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया। हियर यू फाइंड। इसके अलावा अगर उन्होंने और किसी चीज को डिसरिगार्ड किया तो वह क्या है? करेक्टनेस है। और फिर क्या है? उन्होंने कहा कि एंड टू इमिटेट ह्यूमन नेचर, वह ह्यूमन नेचर को नहीं इमिटेट करेंगे। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की ये भी खासियत है कि जब आप वर्ड्सवर्थ को बात करते हैं तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को महदूद नहीं किया। वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट हेवन, वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट अर्थ, Wordsworth talks about petty objects of nature, Wordsworth talks about anything created by God, and he only glorifies. And for him, natural objects are not significant, but through these natural objects, perhaps he wants to tell the whole world that the creator of the universe is Almighty God, who is omniscient, omnipotent, omnipresent, और वो जो है अपने में क्या है? आप ये समझिए कि बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स है, इंपरर ऑफ इंपरर्स है। सच थिंग ही वांट्स टू टेल व्हिच यू कांट सी विद योर ओपन आई, टू मीट दैट नेचर, टू मीट दैट ऑलमाइटी, टू मीट दैट गॉड, यू हैव टू अनलॉक योर हार्ट एंड सोल। इसीलिए दिस इज व्हाई ही सबमिट दैट ही सेज दैट if anyone submit himself or herself in the life of nature, nature never did betray, nature कभी धोखा नहीं देती। यह चीज उन्होंने कहा था।
तो इफ यू हैव नोटेड इट, तो आई विल टेक 2 or 3 पॉइंट इफ यू हैव नोटेड इट. Okay, sir. Erase it. सबने नोट कर लिया है? Yeah, sir. Yes, sir. ओके. Then the next point which you find, especially यहाँ पे कि 18 point, nature never did betray. प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती, एक पॉइंट है. 19 पॉइंट, rustic people and rustic language. Rustic people and rustic language. 20th point, he composed sonnet, lyric, ode and long narrative poems. Long narrative poems. He composed sonnet, lyric, ode and long narrative poems. You find these things कि उन्होंने इसको कंपोज किया, उन्होंने इसको लिखा. What did he compose? He composed sonnet, lyric, ode and a long narrative poem. These things he did. So what I want to say कि ये लगभग 20 पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि केवल 20 पॉइंट्स, अगर अब उसकी स्टडी की जाएगी डिटेल में तो हो सकता है सम न्यू पॉइंट्स यू फाइंड, लेकिन हर आदमी को वर्ड्सवर्थ को लेकर के इतना. और सुबह में एक बहुत अच्छा लेक्चर था जो रोमांटिक एज की क्या खासियत है, काफी कुछ इससे मिलता जुलता है. वो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है खासकर रोमांटिक एज का, वहां पे जो चीजें रही है उसे आप नोट करिएगा. ये सारी की सारी चीजें रही. वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, जब आप ये सारी की सारे पॉइंट्स को लेके चलते हैं या इसको कवर करते हैं, तो एक चीज आता है कि एक अब फ्रेम बन गया कि आप जितनी पोयम पढ़ेंगे उन सारी पोयम में ये चीज नजर आएगी. एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 21, रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी. रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी, ये एक और पॉइंट है. रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी. मैन, नेचर और सोसाइटी के बीच का एक रिलेशनशिप है जिसको आप ये देखते हैं कि यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है. उनकी नजर में जो मैन है अनडाउटली ये ईश्वर की एक बेहतरीन क्रिएटिविटी है, लेकिन मैन ने किसको जो है क्रिएट किया? सोसाइटी को. लेकिन नेचर, मैन और सोसाइटी हमेशा जो है रहते हैं, उनका एक रिलेशनशिप होता है. खास करके अगर आप देखेंगे उनका जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जब वो ये बात कहते हैं तो इसके पीछे कहने का एक ही मकसद था कि जो चाइल्ड है, जब तक वो चाइल्ड रहता है तो वो उसको सारा डायरेक्शन गिवन से मिलता है. जो उसकी चाइल्ड की आत्मा होती है वो प्योर होती है और उसको डायरेक्शन गॉड से, हीवन से मिलता है. उसके अपने सोल में सेलेशियल ब्यूटी, डिवाइन ब्यूटी होती है. सच अ थिंग वाज सेड बाय हुम? सच अ थिंग वाज सेड बाय जॉन मिल्टन, सॉरी वर्ड्सवर्थ. देखिए, जब वही चाइल्ड और जब वो उसके अंदर डिविनिटी होगा, सेलेशियल ब्यूटी होगी और ईश्वर से डायरेक्ट उसको डायरेक्शन मिल रहा है, तब तो वह काफी हद तक प्योर है, काफी हद तक उसके अंदर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लेकिन जैसे ही चाइल्ड क्या होता है, अर्थली लाइफ जीना शुरू करता है और एक मैन बनता है, तो मैन होने के नाते उसका सिग्नल हीवन से कट जाता है.
और वो सारी चीजें अर्थली लाइफ में ले लेता है। अर्थली लाइफ क्या होती है, ये मॉर्टल है, यहाँ नश्वरता है, आत्मा भी जो है बिल्कुल जो है चटपटाती है, और वो सब जब अर्थली लाइफ का हिस्सा बन जाती है तो वो जो प्यूरिटी था सोल का, जो सिलेशियल डिवाइन ब्यूटी थी सोल में, वो सब खत्म हो जाती है। तो वह मैन जो है क्या है, मैन जो है चाइल्ड से इंफीरियर है। अगर देखा जाए चाइल्ड जो है मैन से सुपीरियर है, दर्शन के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, पवित्रता के मामले में, इनोसेंट के मामले में। इसीलिए देखिए हमेशा ही कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वे एंजिल के बच्चे, तो भगवान के रूप है। कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ कि आदमी भगवान का रूप है, कभी ये स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा। हमेशा ये सुना होगा कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर वो सो रहे हैं, व्हेन दे आर स्लीपिंग, यू विल कम टू नो समटाइम्स दे लाफ, समटाइम्स दे स्माइल, समटाइम्स दे लाफ। तो ऐसा कहते हैं लोग कि परियां आती हैं, उनको खिलाती हैं या उनके साथ खेलती हैं, ये चीजें होती है। अब सवाल उठता है कि आपके साथ परियां क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोग मेच्योर हो गए, बड़े हो गए, आदमी हो गए, तो थोड़ा सा खतरनाक हो गए, इसलिए नहीं आती, आएंगे भी नहीं। क्योंकि अगर परियां आती हैं तो ये होता है कि आप लोगों ने जाने नहीं देंगे, तो वो भी डरती है। आपका मतलब कोई भी जो मेच्योर हो जाता है। सो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि वर्ड्सवर्थ का जो फिलॉसफी कितना ग्रेट है। हो सकता है कि द पीपल बिलीव और नॉट, दैट इज एन अदर थिंग, उस पर मैं नहीं जाना चाहता कि whether the people believe or not, but you will come to know it's a very significant point कि in what way he has explained that thing। उन्होंने ये कहा कि जैसे एक यही सेम बात वो कहते हैं कि जब वो टिंटन अबे को विजिट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1793, फिर 5 साल बाद जब वो विजिट करते हैं, तो जब 1793 में उन्होंने विजिट किया तो उस समय वह जो है मेच्योर नहीं है, वो एक लड़के हैं, आप कह सकते हैं कि उनकी जो भी उम्र रही, अगर 1770 से 1793 जोड़ा जाएगा तो अमूमन 23 ईयर्स के, और 23 ईयर्स का जो आदमी होता है ग्रेजुएशन पीजी करता है, आज के समय में ग्रेजुएशन पीजी उसमें उतना मेच्योरिटी नहीं होती। वो जो है चीजों को देखेगा, उसमें एनर्जी होती है। और अपनी उन्होंने तुलना की है कि लाइक अ डियर आई जम्प्ड हाइदर एंड डाइदर, कि मैं यहाँ वहां कूदा, यहाँ वहां गया, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। 1793 में जब वर्ड्सवर्थ ने उस वहां पे विजिट किया तो उन्होंने नेचर का एक्सटर्नल ब्यूटी देखा था। वो देखते थे कितना खूबसूरत है नेचुरल ऑब्जेक्ट वहां की है। जब 1798 में 5 साल बाद गए, तब वो जो है वर्ड्सवर्थ 28 साल के हो चुके हैं। 28 साल के वर्ड्सवर्थ ने जब दोबारा उसको विजिट किया तो उनका जो थॉट है वह नेचर को लेके बदल जाता है। वो कहते हैं कि नेचर में परिवर्तन आ गया। लेकिन when he gives his ear, when he gives his eyes, when he gives his senses and recall those past days when he visited there for the first time, तब उनको लगता है नो, परिवर्तन जो है नेचर में नहीं आया है, बल्कि परिवर्तन इंसान की सोच में आया है। नेचर आज भी वैसे ही है, गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स, लेकिन इंसान की जो सोच है वो बदली है। मैं उम्र के हिसाब से मेरी सोच बदली है। जरूरत है कि मैं अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करूं। नेचर को जो मेरा देखने का ओपिनियन है वह बदलना चाहिए। वही लड़प्पन वाली चीजें नहीं रहती 1793 के वर्ड्सवर्थ का। तो वर्ड्सवर्थ जो है, जो नेचर की जब वो बात करते हैं तो उसमें हमेशा डिविनिटी है, उसमें हमेशा स्पिरिचुअलिटी है। और यह जो डिविनिटी है, यह जो स्पिरिचुअलिटी है, यह ईस्ट की जैसा माफिक है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई साइंटिफिक स्टडी लाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच लाते हैं। वो अपने हार्ट को, अपने सोल को बिल्कुल अनलॉक करते हैं, प्योर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेडिटेशन करते हैं। just like a hermit, just like a sadhu, Indian rishi, he's sitting in the mid of the forest, meditating, pondering, considering, or dedicated himself to God. And then what the message he got, what did he felt, जो कुछ भी उन्होंने felt किया वो हम लोगों को बताया, such a thing। और टिंटन अबे में आप देखते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी और फिलोसफिकल ब्यूटी। उनकी जो पोयम सॉलिटरी रीपर है, जब वो जाते हैं तो कैसे शेयर क्रॉपर को, फसल काटने वाली जो लड़की है जो गीत गा रही है, जो जिसकी भाषा वो समझ नहीं पाते हैं, जो ट्रेजिक है काफी ज्यादा, मतलब उसका नोट काफी ट्रेजिक है, फिर भी उसको लेकर के वो गीत कंपोज करते हैं उसके ऊपर। यह इंडिकेट करता है कि काफी फिलोसफिकल पोयम भी लिखे हैं और ऐसी भी पोयम लिखे हुए हैं डैफोडिल को लेकर के, कुकू को लेकर के, और तमाम चीज, जैसे आप द सॉलिटरी रीपर की बात की गई, उन सब चीजों को तो उन्होंने अपनी पोयम में ऐसा नहीं था स्पेस सबको दिया है। लेकिन जब आप द प्रील्यूड में पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रील्यूड में मैन, नेचर, सोसाइटी का जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट विच यू सी आर फाइंड
That's matchless. You can't find it anywhere. So in today's class, we have gone with the characteristic, his लिटरेरी career के अलावा उनका अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्या वो बात करते हैं, कैसे। एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो उनकी पोयम ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है, उसमें उन्होंने दिखाया कि हिज टैलेंट, या आप कह सकते हैं कि his natural attribute to compose the poem is decreasing. Now it's decreasing. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नो, नॉट एट ऑल। सब कुछ नेचर क्या करता है, नेचर की चीजें हमेशा स्टोर्ड रहती है। मैन ओनली नीड्स टू रिकॉल द थिंग्स विच आर स्टोर्ड इन आवर माइंड। जो हमारे माइंड में स्टोर्ड है, उसे जरूरत हम उसको रिकॉल करें। जब हम उसको रिकॉल करें तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल चीजें खुद ब खुद आएंगी। यह पार्टिकुलर चीज उन्होंने क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ का कहना था कि नेचर नेवर डिड बिट्रे। अगर आपने कभी भी सबमिट कर दिया अपने आप को, या कभी भी नेचर से आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, वेदर यू लिव इन सिटी एरिया और यू लिव इन विलेज एरिया, nature will always give you what? Nature will always give you peace, calm, balm, tranquility, because that is the fountain है। और एक वर्ड्स अगर कहा जाए कि नेचर एक तरह का पैनिसिया, जहाँ पे हर दर्द का, हर मर्ज का इलाज वहां पर है। इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के वर्ड्सवर्थ हमारे पास आते हैं या हमारे सामने आते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन आस्क कुछ अगर हो, खासकर उनकी आइडियोलॉजी को। natural attributes तो decreasing in this poem कि sir increasing in this poem? वर्ड ऑन द इंटीमेशंस में डिक्रीज होता है शुरू के कुछ स्टैंजा में, उसके बाद जब उसको रिकलेक्ट करते हैं तो रीस्टोर करते हैं, तो वो फिर से उस पे आते हैं, पाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि 1807 के बाद से वो जो है एज ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और ये जो पोयम आई है 1807 में आई। उन्होंने ये दिखाया है कि मेरा जो है जो टैलेंट है वह क्या करता है, वह जो है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी नेचर को रिकॉल करे तो जो हीलिंग टच है नेचर, वह तुरंत उसको मिलने लगता है। यह एक एट्रीब्यूट है जो नेचर की तरफ से दिया जाता है। सच थिंग्स वी फाइंड। सो आई थिंक कि नाउ वी हैव टू कंक्लूड। कल से हम लोग जो बात करेंगे मॉर्निंग सेशन में भी और इवनिंग सेशन में भी, वो वर्ड्सवर्थ की पोयम को लेकर के बात करेंगे। तो जो वीडियो मॉर्निंग सेशन का आपके पास जाएगा, उस वीडियो को आपको वॉच करना है, देखना है, और उसको अपना लिख लेना है, या जो भी चीजें रहेंगी। ऐसी इवनिंग वाला जो मॉर्निंग में जाएगा वहां पर जो, तो अभी दोनों जगह पर इसी पोयर्स को हम लोग लेके चलेंगे। थैंक यू सर। ओके।